Hello students, welcome back to my channel Learn and Grow, and today we will discuss about the CDP previous year questions of paper 2. First question we have: a progressive educator need to embody which of the following attributes within a classroom। एक क्लासरूम में जो प्रोग्रेसिव टीचर होता है उसे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को फॉलो करना चाहिए। सभी ऑप्शंस में एम्पथी कॉमन दिया है, यानी कि सहानुभूति। जो हमारा प्रोग्रेसिव एडुकेटर होता है उसमें सहानुभूति होनी चाहिए ताकि वो बच्चों के इमोशंस को, बच्चों की फीलिंग को अच्छे से समझ सके। सेकेंड ऑप्शन हमें क्या दिया है? कंट्रोल। क्या कोई भी प्रोग्रेसिव टीचर क्लासरूम को कंट्रोल करके चलता है? नहीं। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में हम क्या करते हैं? बच्चे को सेंटर में रख के चलते हैं, और बच्चा कभी भी कंट्रोल से नहीं बल्कि बच्चा कोऑपरेशन से सीखता है, बच्चा साथ में मिलके सीखता है। हमारा कंट्रोल भी गलत होगा, और कंट्रोल के गलत होने से हमारा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 कट जाता है। तीसरा ऑप्शन हमें क्या दिया है? एम्पथी, रियलनेस एंड केयर, यानी कि जो प्रोग्रेसिव टीचर है उसमें एम्पथी, सहानुभूति होनी चाहिए। रियलनेस यानी कि वो बच्चों के साथ रियलिटी में अटैच कर सके, जैसे बच्चा रियलिटी में है वैसे ही उसको एक्सेप्ट कर सके, और बच्चे के साथ केयरफुल्ली बिहेव करे, यानी कि बच्चे को अच्छे से समझ सके, उसके इमोशंस को समझ सके। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एम्पथी, रियलनेस एंड केयर। Now question number 2 we have development in zone of proximal development according to Lev Vygotsky can be facilitated थ्रू। स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन हमारे लेव वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी से दिया गया है, जिसमें हमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है कि बच्चे को कैसे, यदि हम हेल्प दी जाए, बच्चे को यदि स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड की जाए, उस हेल्प को हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। यदि बच्चे को स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड की जाए तो बच्चा कैसे अपनी पोटेंशियल के मैक्सिमम लिमिट को पार कर सकता है, अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम लिमिट तक अचीव कर सकता है। इसके लिए जो हमारे लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने हमारा कोलैबोरेटिव डायलॉग्स के बारे में बताया है। और कोलैबोरेटिव डायलॉग्स क्या होते हैं? यदि हम दो ग्रुप्स ले लेते हैं, अलग अलग बच्चों के दो ग्रुप्स फॉर्म कर लेते हैं, और बच्चे आपस में उन ग्रुप्स से आपस में सीखते हैं, यानी कि बच्चे क्या कर रहे हैं? कोलैबोरेट कर रहे हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, कोलैबोरेटिव डायलॉग्स, जिसके बारे में हमें लेव वाइगोत्स्की ने बताया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव according to Lev Vygotsky the process of cognitive development is mediated by। जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो किसके बारे में बात करते हैं? हमारी कल्चरल के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारे जो वाइगोत्स्की हैं उनकी थ्योरी का नाम ही क्या है? वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी कि वो सोसाइटी और कल्चर के बारे में बात करती हैं। उन्होंने बहुत सारे कल्चरल टूल्स, यानी कि जैसे कि हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, इन सबको हमारा क्या माना है? एक कल्चरल टूल के रूप में माना है। इनके अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या हेल्प करता है? कल्चरल टूल्स। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, कल्चरल टूल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव a 5-year-old child was given 10 pebbles by her teacher. She put the pebbles in different formation. Examples is short line, a long line and a circle. She counted these pebbles repeatedly. Which of the following cognitive scheme is attempted to attain according to Jean Piaget? स्टूडेंट्स ये जीन पैजेट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लिया गया क्वेश्चन है, और इसमें क्या कहा है कि टीचर जो है वो बच्चे को 10 पेबल्स देती है, और बच्चा क्या है उनको अलग अलग डिफरेंट शेप में, एक शॉर्ट लाइन में, लॉन्ग लाइन में या फिर एक सर्कल में फॉर्म करके उनको वापस से काउंट करता है। तो उसको उनकी काउंटिंग कैसी आती है? सिमिलर, यानी कि सेम मिलती है। इसे ही हम क्या कहेंगे? कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि बच्चा नंबर को कंजर्व करना सीख रहा है। यदि हम शेप को चेंज कर दें एंड नंबर ऑफ पेबल्स को चेंज ना करें तो हमारी शेप चेंज होने पर भी नंबर्स जो है वो सेम रहेंगे, यानी कि उनकी काउंटिंग सेम रहेंगे। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव
According to Jean Piaget, the process of developmental change takes place through which of the following specific cognitive functions. जो जीन पियाजेट की थ्योरी है उसमें जीन पियाजेट ने कौन से कॉग्निटिव फंक्शन के बारे में बात की है? एक्सपीरियंस एंड सोशल ट्रांसमिशन, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांसमिशन एंड मैच्योरेशन. सो स्टूडेंट्स, जीन पियाजेट ने हमारा एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन की बात की है, जिसमें बच्चा न्यू स्कीमाज यानी कि अपने एनवायरनमेंट से न्यू इन्फॉर्मेशन को सीख करता है और अपने माइंड में न्यू स्कीमाज बनाता है, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं. और उन स्कीमाज को जब वो और उस इन्फॉर्मेशन को जब वो अपडेट करता रहता है तो उसे अकोमोडेशन कहते हैं. सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन. नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव authoritative style of parenting. Child rearing is based on A. Making decisions for the child, B. Not listening to a child's point of view, C. Making unreasonable demands from the child, and D. Engaging the child in joint decision making whenever possible. So students, इसमें authoritative style के बारे में बोला गया है. authoritative style क्या होता है? जिसमें हम बच्चों को जब हमें ज़रूरत होती है हम उनके ओवरव्यू जानने की कोशिश करते हैं, हम उनके व्यू भी लेते हैं, हम उनके बारे में भी सोचते हैं और उनके डिसीजन में भी इंक्लूड करते हैं. सो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, एंगेजिंग द चाइल्ड इन जॉइंट डिसीजन मेकिंग व्हेन एवर पॉसिबल. नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव an experience of intrapersonal intelligence within a classroom according to Howard Gardner refers to. So student, intrapersonal और interpersonal दो तरह की इंटेलिजेंस हमारी हार्वर्ड गार्डनर ने बताई थी इसमें, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो इंट्रापर्सनल होती है वो एक ही पर्सन के अंदर जो अपनी ही थिंकिंग के बारे में सोचता है उसी को हम क्या कहते हैं? इंट्रापर्सनल. और इंटरपर्सनल में क्या होता है? इंटरपर्सनल में जब दो डिफरेंट पर्सन्स आपस में बात करते हैं या आपस में एक दूसरे के बारे में सोचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल. सो ऑप्शन नंबर 1, एबिलिटी टू हैंडल सोशल सिचुएशंस वेल. सो जब हम सोशल सिचुएशंस को हैंडल करेंगे तो उसमें हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, जिससे हमारी क्या हो जाएगी? इंटरपर्सनल. ऑप्शन नंबर 2, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग एंड राइथम ऑफ अदर्स स्पीच. इसमें भी हमें क्या बोला गया है? हम दूसरों की स्पीच को समझ रहे हैं, यानी कि हम अदर्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं. सो इसमें भी हमारा इंटरपर्सनल होगा. ऑप्शन सी, नॉलेज ऑफ वंस आर्न कॉम्प्लेक्स फीलिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. इसमें अपनी ही फीलिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ही स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में सोच रहे हैं या उनके नॉलेज को कंसिडर कर रहे हैं. सो इसमें हम अपने बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए इसमें क्या आ जाएगा? इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस. ऑप्शन 4, अप्रिसिएट ऑफ एस्थेटिक एंड ब्यूटी. एस्थेटिक एंड ब्यूटी मतलब जो हम नेचर की सौंदर्य या फिर हम नेचर हो जाता है या अदर पर्सन्स हो जाते हैं उनकी जो ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं. सो उसमें भी हमारा क्या आ जाएगा? इंटरपर्सनल आ जाएगा. सो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, नॉलेज ऑफ ओन कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव the developmental theorists who view the process of development as having sustainable plasticity throughout life are likely to emphasize the importance of A. Heredity, B. Environment and experience, C. Domain specific intelligence, and D. Crystallized intelligence. So student, इस क्वेश्चन में किसके बारे में बात की गई है कि जो डेवलपमेंटल थ्योरिस्ट हैं वो डेवलपमेंट को थ्रू आउट लाइफ यानी कि पूरी लाइफ के रूप में देखते हैं. सो पूरी लाइफ में हमें क्या मिलते हैं? हमें पूरी लाइफ एक्सपीरियंस मिलते रहते हैं. सो हमारा एनवायरनमेंट में जो हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे डेवलपमेंट पे पड़ता है. और ये हमारा कौन सा? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट उस वाले टॉपिक से आ जाता है. और हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस. नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव
The nature of relationship between development and learning is viewed by Lev Vygotsky as having which of the following characteristic? It is linear in nature. The relationship is static in nature. Learning often precedes development. Development often precedes learning. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में लेव वाइगोत्स्की के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पूछा गया है कि लेव वाइगोत्स्की डेवलपमेंट और लर्निंग के रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। उनका मानना है कि जो लर्निंग होती है वो हमारी पहले होती है और लर्निंग होने के बाद हमारा डेवलपमेंट होता है। इसका मतलब है कि जो चाइल्ड होता है वो पहले क्या सीख लेता है, लैंग्वेज को सीख लेता है या फिर अपने कल्चर से अपना लर्निंग कर लेता है और उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता जाता है। जैसे जैसे बच्चा लर्निंग करता जाता है उसी तरह से उसका डेवलपमेंट इंक्रीज़ होता जाता है। सो इनका क्या मानना है, लर्निंग ऑफन प्रीसीड्स डेवलपमेंट। सो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव discontinuity in the development process refers to option A, new ways of understanding the world that emerge during the process of development. Option B, negative breaks in the development process. Option C, a downward negative trend in development. Option 4, interference in the development process. So students, discontinuity का मीनिंग हम किसी भी स्टेजेस वाली थ्योरी से समझ सकते हैं। जैसे पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में 4 स्टेजेस दी हैं। सो उसमें क्या बताया गया है कि एक स्टेज ख़त्म होने के बाद दूसरी स्टेज शुरू होती है, यानी कि दूसरी स्टेज में जाने पर हम न्यू थिंग्स को, न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सीखते हैं। सो जब हमारी दूसरी स्टेज ख़त्म हो जाती है तो हम न्यू अदर वेज सीखते हैं थर्ड स्टेज में। ऐसे ही फोर्थ स्टेज में हम अलग तरीक़ों से सीखते हैं। सो हमारा डिसकॉन्टिन्यूटी का मीन्स क्या हो जाता है, द वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ड दैट एमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन CDP प्रीवियस ईयर ऑफ पेपर 2। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आगे की वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।